पार्टी साथ न थी। 2013 में फूड सिक्योरिटी बिल पास हुआ, लेकिन कांग्रेस ने पंजाब के मुख्यमंत्री की तरह कि खेलो पंजाब, पता लगा यूपी का ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जो एडवर्टीजमेंट में नहीं होगा। मोदी जी के कोई भी छोटी सी भी स्कीम है पूरे पेपर में छाई रहती है, लेकिन कांग्रेस ने काम नहीं किया कि कहता हमने फूड सिक्योरिटी बिल पास कर दिया, अब इस देश की 140 करोड़ जनता में कोई भूखा सोने का काम नहीं करेगा। ये हाथ फैला कर रही थी। उस समय गैस सिलेंडर 300-350 का था, तो भारतीय जनता पार्टी वाले सड़क पर गैस सिलेंडर के माला पहना करके महंगाई की बात करते थे। आज कितने का गैस सिलेंडर है? 10.5-1100 का है कि नहीं? उस समय 5 किलो अनाज की कीमत जो रखी गई थी वो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल था। 5 किलो अनाज की कीमत 12 और 13 रुपए है। कोरोना काल में मोदी जी ने 12-13 रुपए माफ किया, यानी 12-13 रुपए माफ किया। आज पूरे देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री का अनाज दे रहे हैं, ऐसी घोषणा करने का काम करते हैं। और ये कहते हैं कि चुनाव आता है कि अगर हमने विपक्ष को जिता दिया तो ये भोजन मिलना, अनाज मिलना बंद हो जाएगा। ये माताएं बहनें हमारी बैठी हैं, जो माँ जो पिता बच्चा पैदा करेगा वही अपने बच्चे की गर्दन दबाने का काम करेगा। तो भाई जो फूड सिक्योरिटी लाया है, जो भोजन के अधिकार का कानून जरूर समझ के लाया है, वो भोजन का कानून खत्म करेगा। तुम तो न लाए हो, न तुम्हें आजादी से कोई लेना देना है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ 24 का चुनाव जीतने के लिए तुम्हें डबल अनाज किया जा सकता है, 3 महीने का इकट्ठा देना है। 5 का 10 कर दें, 5 का प्रत्येक दिन 1 किलो दूध दे, महीने को कहते हैं 1 पैकेट फर्जी डालने वाला बनाते देसी घी के नाम पर। इसको खैरात समझ के नहीं करना और भीख समझ के नहीं, इसे अपना अधिकार समझ के खाने की जरूरत है, उसके बदले वोट देने की जरूरत नहीं है। ये आप आपको बताने आए। अगर इस बार तुम अनाज के चक्कर में पड़ गए तो फिर आने वाले समय में तुम्हारी जो आने वाली पीढ़ी है, नस्लें हैं, वो कभी माफ नहीं करेंगी। क्योंकि अभी एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला नहीं है, गारंटी कैसे देते? एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं देते, शिक्षा की गारंटी नहीं देते। एक देश एक चुनाव की बात करते हैं, लेकिन एक देश एक शिक्षा की बात मोदी जी कभी करने का काम नहीं करते। अगर इस देश में कोई एक देश एक इलेक्शन की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत है इस देश को तो एक देश एक शिक्षा की जरूरत है। जिस दिन एक देश एक शिक्षा हो जाएगी उस दिन पता चल जाएगा कि दलितों में टैलेंट ज्यादा है, कि पिछड़ों में टैलेंट ज्यादा है, कि मुसलमानों में टैलेंट ज्यादा है, कि बड़े बड़े सरमाएदारों के लड़कों में टैलेंट ज्यादा है। ये नौकरी की बात तो इसलिए नहीं करते कि नौकरी देने वाले सारे विभाग अडानी अंबानी के हो चुके हैं। सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला तुम्हारा रेलवे है, जिसमें लाखों नौकरियां प्रत्येक वर्ष लगती थी, तो अडानी अंबानी को प्लेटफॉर्म सब दे चुके हैं। BSNL और पेट्रोलियम सारा अडानी अंबानी के पास है। NTC और आयोजन फैक्ट्रियां में लाखों लोग नौकरी करते थे, सब अडानी अंबानी को दे चुके हैं। एचएल जैसा हवाई जहाज बनाने वाला भी अडानी अंबानी को एग्रीमेंट हो गया है। पंजाब के किसान और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान अगर 1.5 साल तक
खुले आसमान में संघर्ष न करते तो तीनों कृषि कानूनों के तहत मोदी जी पूरे देश की बिहार की विधानसभा चुनाव है। ये भी जमीन सब अडानी अंबानी की हो जाती। जिस दिन अडानी अंबानी के बाद जमीन हो जाएगी उस दिन सारे देश के लोग इन अडानी अंबानी के गुलाम हो जाओगे, मोदी के गुलाम हो जाओगे। तो यही गुजरात मॉडल है, यही गुजरात मॉडल है। अगर मॉडल वही है तो यही गुजरात मॉडल है। इन्होंने कहा था आरएसएस के प्रमुख सदाशिव यहाँ तमाम लोग हैं जो बढ़िया बड़ा वाला मोबाइल लिए हैं उसमें सर्च करो तो आरएसएस के सेकंड प्रमुख सदाशिव गोलवलकर का ऐसे बहुत सदाशिव गोलवलकर आरएसएस प्रमुख तो उसमें आ जाएगा 1947 आजादी से पहले उन्होंने क्या लिखा है अपनी किताब में, उसी के तहत ये देश चल रहा है। क्या लिखा है देख लेना, यहाँ खुलेआम में कह रहा हूँ, इस मोबाइल में सर्च करो आजादी के बारे में। सदाशिव गोलवलकर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जो आजादी दलितों को, पिछड़ों को, अक़लियत के लोगों को सबको बराबर का हक देती हो, ऐसी आजादी से गुलामी बेहतर है। मेरा चैलेंज है, किसी आरएसएस वाले से पूछ लेना, ये सदाशिव गोलवलकर 1947 में जब आजादी हैंडओवर नहीं थी उसके पहले पैगाम में लिखे थे। और क्या लिखा था उन्होंने, लिखा है उसी के नीचे फिर कि कभी अगर इस देश में सत्ता में आने का मौका मिले तो पूरे देश की पूंजी तो अपने करीबी मित्रों को सौंप दो और पूरे देश को भिखारी बना देने का काम करो। आज पूरे देश में प्रक्रिया घटी है, लगभग भारत का एक आदमी 1.5 लाख रुपए का कर्जदार है। अगर आय बढ़ी है तो एशिया का नंबर 1 का आदमी अडानी अंबानी हुआ है, कोई दूसरा। तो भैया सारे देश का पैसा अगर गुजरात चला जाएगा, गुजराती ले जाएंगे, तब तो गुजरात मॉडल पूरे देश में लागू हो गया कि नहीं? यही गुजरात मॉडल है। तो मैं आज कहने आया हूँ आपसे, पिछली बार तुमने मोदी को देख के रोक दिया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देख के रोक दे दिया। इस बार जब वोट डालने जाना लोगों से कह दो तो वोट डालने से पहले अपने घर में, अपने खानदान में, अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने मोहल्ले में बेरोजगार नौजवान का चेहरा देख लेना। ये 10 साल में एक भी आदमी को रोजगार नहीं मिला, फिर वोट डाल देना, राजा पाल जीते नहीं, हमें कोई शिकायत नहीं करेगी, लेकिन मोदी के चेहरे पर वोट देने का काम न करना। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया। ये लोग सनातन की बात करते हैं, सनातन में क्या था भैया? सनातन में तो समूची नारी जात को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलितों पिछड़ों पर तो था ही नहीं। समूची जाए अगर समाज की भी नारी हो उसको भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। भैया ऐसा समाज सनातन का आपको पसंद हो तो हमें कुछ नहीं करना। सनातन में, द्वापर में, त्रेता में, सतयुग में एक भी आदमी हमारे खानदान का कोई पंचायत का सदस्य बनने का सपना नहीं देख सकता। इस युग को कलयुग कहते हैं। कलयुग माने खराब युग नहीं, कलयुग माने ज्ञान का युग, कलयुग माने विज्ञान का युग, कलयुग माने विकास का युग। जो काम 100 आदमी नहीं कर सकते वो एक मशीन करती है कि नहीं करती भाई? पहले तुम 1 किलो का बोरा लाद लिया था बाजार में, अब 50 किलो आता है कि नहीं? क्यों भाई? इसीलिए तो 50 किलो की बोरी करती नहीं। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहने आया हूँ कि धरती में अगर कोई स्वाधीन की शुरुआत हुई है तो हमारे लोग बड़े धैर्यशाली हैं। जानते क्या कहते हैं? अरे भैया 500 वर्ष मुसलमान आकर देश में रहे तो कहा भैया 250 वर्ष अंग्रेज रहे तो कहा भैया 10-15 साल में हिंदू बने रहे तो क्या करने हैं? 15 साल में ये पूरे देश को हजारों साल की गुलामी में ले जाने का काम कर रहे हैं।
तो हम आपसे कहना चाहते हैं जो कलयुग है, कलयुग में 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब अम्बेडकर ने जब इस देश में, जो देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान थे, उन्होंने संविधान में एक वोट का राइट देकर रानी और महात्मा रानी के वोट की कीमत बराबर की। उनका रसोईया कहता है बाबा साहब उस दिन सबसे ज्यादा पसंद नजर आए। जो पसंद नजर आए थे, उन्होंने कहा था आज के बाद कोई रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तुम्हारे पेट से राजा पैदा होगा। 26 नवंबर 1949 को बाबा साहब ने दिया। उन्होंने क्या कहा करके एक वोट का रैंक दिया। उन्होंने कहा कि प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बना सकोगे और जिनमें हिम्मत हौसला होगी वो आप होगी, वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री। साथ ही साथ उन्होंने और क्या कहा, हमने एक वोट का अधिकार देकर तुम्हें भारत में पैदा होने वाले आदमी को भारत की धन और धरती का बराबर का हिस्सेदार बना दिया। 76 वर्ष हो गए, 75 साल हो गए लोकतंत्र को लागू हुए, हम लोग अभी तक लोकतंत्र का अर्थ नहीं समझे। हम लोग अपने पिता के नाम वाली खेती अपने दरवाजे जो पुराना मकान है उसको अपना समझते हैं। और चाहे प्रधान डेवलपमेंट कराए, चाहे बीडीसी कराए, चाहे जिला पंचायत कराए, चाहे विधायक कराए, चाहे सांसद कराए, तो सड़क और नाली और बिजली सब सरकारी है, उसको अपनी नहीं मानता। बाबा साहब ने कहा आज के बाद धन और धरती के बराबर के हिस्सेदार हो गए, और तुम उसको अपना नहीं मानता। ये चुनाव साथियों